इसके आंसर के साथ हम चर्चा करें, चूंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत थी कि सर इसका क्या मतलब होगा। तो देखिए, व्याकरणम सांग वेदस्य किम अस्ति, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। व्याकरण सांग वेद का क्या है? मुख है। तो बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आपको ये पूरा पढ़ लेना है कि नयन क्या है, श्रोत्र क्या है, पाद क्या है। 6 वेदांग हैं और 6 वेदांग किन्हीं कोई ना कोई अंग है। ये मैं आपके लिए छोड़ करके जाता हूँ कि 6 वेदांग वेद पुरुष का क्या क्या है। इस प्रकार का एक नोट्स इसमें आपको बना लेना है, इसका उत्तर यही होगा। और ये भी आपकी व्याकरण की बाबूराम सक्सेना की किताब से था, और ये प्राक कथन के पहले पैराग्राफ में लिखा है। प्राक कथन यदि आप पढ़े होंगे 25 पृष्ठ में ही, तो पहले पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा ना। आगे बताते रहिएगा कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे है। अब यहाँ देखिए, स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों कुत्र वर्णते, स्वर वर्ण इत्यादि का उच्चारण प्रकार कहाँ वर्णित किया गया है, किसमें वर्णन है उच्चारण के प्रकारों का, स्वरों का, वर्ण इत्यादि का? व्याकरण में कि निरुक्त में कि स्मृति में कि शिक्षा में? तो यह कहाँ पे वर्णित है? प्रश्न यही पूछा गया था। एक पंक्ति भी है, शिक्षा की परिभाषा है, स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षत ना। स्वर वर्ण उच्चारण इत्यादि का जहाँ शिक्षा दिया जाए, उच्चारण प्रकार इत्यादि जहाँ बताया जाए, इसी प्रकार की एक पंक्ति भी है। तो ये अब उत्तर हो जाएगा शिक्षायाम। और यह भी 25वें पेज पर ही। शुरुआत आप प्राक कथन का शुरू करेंगे, यदि आप प्राक कथन पढ़े ही होंगे, इसीलिए 99 नंबर तक लोगों ने सही किया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जिस प्रकार से आपको कंप्यूटर में OMR जचता है, और कंप्यूटर में जांचने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कंप्यूटर में जांचने के लिए मशीन चाहिए, वो मशीनें, वो सॉफ्टवेयर सब कुछ संस्कृत गंगा आपके पिछले टेस्ट में जो आपके से पैसा मिला था, उस पैसे को हम लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदा है और उससे मशीन खरीदी है। और वो जो आपसे इस बार जो पैसा मिला है, इससे भी हम लोग आपके टेस्ट में और क्या अपडेशन कर सकते हैं और क्या अपडेट कर सकते हैं, कितना तकनीकी का इस्तेमाल हो सकता है, वो सब चीज़ हम लोग और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ें तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने सही कर लिया। तीसरा प्रश्न आएंगे तो प्रातिशाख्यानाम रचना किमर्थम अभवत। प्रातिशाख्य ग्रंथ वेदों में लिखे गए, हर शाखा का प्रातिशाख्य होता है ना। तो प्रातिशाख्यों की रचना क्यों हुई? क्या व्याकरण शास्त्र से प्रतिपादनार्थम, व्याकरण शास्त्र का प्रतिपादन करने के लिए, कि वेदांग जो छंद नामक वेदांग है, तो वेदांग छंदसः प्रतिपादनार्थम, छंदस शब्द का षष्ठी छंदसः बनेगा। वेदांग शिक्षाया प्रतिपादनार्थम, कि निरुक्त शास्त्र से प्रतिपादनार्थम। तो आप ये देखेंगे, ये भी 25वें पेज पर ही लिखा है। क्या लिखी है लाइन बाबूराम सक्सेना में? उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। आप देखेंगे, यदि आपने बाबूराम सक्सेना का प्राकथन का शुरुआत वाला पेज ही पढ़ा है, तो उसी शुरुआत के पेज में ही यह लाइन लिखी हुई है ना। तो प्रातिशाख्यानाम रचना किमर्थम अभवत ना। तो लोगों ने, अच्छा आप सबको नंबर, हाँ आंसर शीट, अच्छा आंसर की मिल गई है, तो आप अपना नंबर बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 5-6 पेज आपको पढ़ने थे। सुपर टेट का बैच स्टार्ट है भाई साहब, शाम 6 बजे से कक्षाएं होती हैं। आज संडे है, आज भर नहीं होगी, बाकी सुपर टेट का बैच स्टार्ट। ऑफलाइन बैच नहीं चलेगा, ऑनलाइन ही चलेगा। चलिए चौथा, निरुक्त शास्त्र से कर्ता का, तो यह भी आपको प्राकथन के पहले ही पेज में है। निरुक्त शास्त्र से कर्ता का, तो क्या लिखेंगे? यास्का। ये डी वाला सही हो जाएगा ना। हाँ देखो भाई साहब, कुछ गड़बड़ा गया। तो आप ये यहाँ तक समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया? हाँ धन्यवाद। तो ये आप निरुक्त शास्त्र से कर्ता कहा, तो क्या हो जाएगा? यास्का। 4 नंबर। फिर 5वां प्रश्न है कि शब्दानाम विभाजन संदर्भे उचित क्रमास्ति, शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया गया यास्क के द्वारा ना। तो 4 विभाजन जो किया गया उसका सही क्रम पूछ रहा है ना, कि सही क्रम क्या है। नाम, आख्यात, निपात, उपसर्ग, इस क्रम से विभाजन किया कि नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, कि निपात, आख्यात, नाम, उपसर्ग, उपसर्ग, आख्यात, निपात, नाम। कोई कठिन नहीं था, यही होगा शायद ना। हाँ तो बी वाला सही हो जाएगा। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, यही सही क्रम है शब्दों का जो विभाजन किया है यास्क ने, उस हिसाब से यही सही हो जाएगा। ये भी आप सब लोगों ने कर लिया होगा। फिर 6वां सवाल बनाया गया था, बहुत सवाल कठिन नहीं था, केवल संस्कृत में था। सुमेले तो मेलन करिए। निरुक्त, तो निरुक्त का मिलान करना था किससे? और वार्तिक किसने लिखा था? अष्टाध्यायी किसने लिखा?
महाभाष्य किसने लिखा? कठिन नहीं है, पर कम से कम 4 मैटर आपको मिल जाए। निरुक्त के लेखक वार्तिककार कौन है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, महाभाष्य किसकी रचना, ये बताना अभीष्ट है, ये नोट्स देना अभीष्ट था, कठिन प्रश्न बनाना अभीष्ट नहीं था। और एक ही प्रश्न में ये 4 ग्रंथों के रचनाकारों का नाम आपको पता चल गया। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो आप इसमें मिला लीजिए कि आ का 3, तो ये देखिए 3 3 3 ये तीनों में है, तो अभी गड़बड़ है। वार्तिक को देखिए कि बा का 1, तो बा के नीचे जाइए, देखिए ये 1 है और इसमें भी 1 है, इसका मतलब अभी भी ये 2 उत्तर सही हो सकता है। फिर अष्टाध्यायी में सा में आइए तो 4, तो अब आप देखेंगे कि सा में 4 केवल इसी में है ना, 3 1 4, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। क्यों गुरु जी ना? और इतना कठिन में नहीं था, इधर से आप मिलाना था। फिर देख लीजिए कि आ का 3 की आ का 2 की आ का, और ये यदि ये पूरा सही है तो ए में सही करना था, यदि ये वाला पूरा सही है तो बी में सही करना था, यदि ये पूरा सही है तो सी में। अब इसको आप कैसे मिलाएंगे? जैसे आ निरुक्त है ना और आ का 3, तो देखिए आ के नीचे 3 कहाँ कहाँ लिखा है, इसका मतलब बी वाला तो नहीं होगा, एक कट हो गया। फिर आप वार्तिक में जाइए बा में, तो वार्तिककार 1 नंबर पर वररुचि है ना, तो देखिए यहाँ 1 नंबर नहीं है, बा में 1, इसका मतलब ये ए भी गलत हो गया, बोलिए हाँ। और सी में आप जाएंगे तो क्या होना चाहिए, वार्तिक का 1, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब सी भी गलत हो गया। तो आप देखिए कि इसको इस तरह के सवालों को करने के पहले ये देखिए कि भैया आ का ये सही है, तो पहले वाले निरुक्त के से ही आ का 3 होना चाहिए, यहाँ आ का 2 है, तो मतलब बी तो वैसे ही क्रॉस हो गया, केवल 1 आप जानते हैं तो। और वार्तिक कार में पहुंच जाएंगे तो जब वार्तिक कार का 1 नंबर होना चाहिए तो बा में 1 होना चाहिए, तो बा में 1 होगा तो ये पहले से ही गलत था, तो 1 वाला, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो फिर यही आप पकड़ लेंगे, बाकी नहीं भी जानते हैं तो भी पकड़ लेंगे। तो उत्तर कैसे दें ये भी बहुत मायने रखता है, चारों जानना जरूरी नहीं है, 1 या 2 जान करके भी आप चारों को जान सकते हैं। कर लेंगे ना? चलिए 7वां, माहेश्वर सूत्र से संख्या अस्ति, तो माहेश्वर सूत्र 10 तो होते नहीं कि 10 ही होते हैं, 12, हाँ, तो इसमें केवल माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश है, ये तो आप जानते ही थे, लगाई होंगे, पर ये भी जान गए कि 10 माने 10, द्वादश माने 12, अष्टादश माने 18 और चतुर्दश माने 14। यदि आप ऐसा लिख लेते तो आपके लिए और आसान हो जाता, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 10, द्वादश, अष्टादश, चतुर्दश, इसीलिए आगे संख्यात्मक नहीं लिखा गया था। इसी में आपको गिनती भी पूछ ली गई, गिनती बनेगी तभी न कर लोगे, तो गिनती का तो हम लोगों को टेस्ट लेना नहीं था, तो जहां जहां भी गिनती वाला विकल्प बनाना था वहां गिनती लिखे ही नहीं आगे अंक, केवल संस्कृत वाला लिख दिया कि भाई साहब इसी में गिनती भी पढ़ लो। यदि आप ये नहीं जानेंगे तो भले ही माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, पर 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं, यदि यही नहीं जानेंगे तो उत्तर लगा ही नहीं पाएंगे ना। तो सवाल तो कठिन नहीं था, संख्या भी आपको समझते हुए चलनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, यास के मुने समय अस्ति, क्या था, ईसा पूर्व था, लेकिन 800 ईस्वी हमने यहाँ पहले किया था, तो आपको यहाँ लगाना था चिन्ह ना। तो जिन लोगों का हो सकता है कुछ लोग गड़बड़ाए हों, इसमें गड़बड़ाए होंगे, 800 ईस्वी देख के चपक दिए होंगे यहीं पर ना, तो हाँ 800 देख करके ये भी उसी पेज में है। अभी ये सारे प्रश्न आपके प्राक कथन के पहले पेज से ही हैं, यदि एक पेज भी आप पढ़े होते अच्छे से तो 8 के 8 सवाल आप सही करते। अभी और आगे चलेंगे क्यों गुरु, और केवल छोटे छोटे प्राक कथन से, या हम कहते हैं कि भाई प्राक कथन से सवाल पहले पढ़िए, संज्ञा प्रकरण का टेस्ट दीजिए, जब छोटे छोटे प्रकरण रहेंगे तो आपको उसी 4-5 पेज को एकदम रगड़ के रट लेना है पूरा। अब उसमें चाहे 100 प्रश्न बने चाहे 200, जब आप वो 2-5-4 पेज जो आपको पढ़ना था उतना पढ़ लेंगे तो परीक्षा में उससे सरल ही लगेगा आपको। ध्यान रखना इस बार परीक्षा बहुत कठिन नहीं होगी, पर संस्कृत में होगी, ये मायने रखेगा। तो संस्कृत समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग जब ऑफलाइन टेस्ट हो रहा था कह रहे थे सर इसका अर्थ बता दी, इसका अर्थ काहे बता दें, यदि हम परीक्षा हाल में आपको अर्थ बता देंगे तो फिर आप कर ही लेंगे। हम तो ये जानते हैं कि आप मास्टर हैं, पर अर्थ भी सीखिए, आपको अर्थ सीखना ही होगा, इसीलिए आपको अनुवाद भी पढ़ना आवश्यक है। ठीक है साहब, भैया बोल रहे हैं कि हमारा 5 ठो गलत हो गया, हम कहा है कहीं आता था लेकिन संस्कृत ऐसी लिखी थी कि समझ नहीं पाए हम ना। अब देखिए वैयाकरणानाम समूह नास्ति, तो जो वैयाकरण है उनका समूह कौन नहीं है, तो आप इसलिए ये और काशकृष्ण और शाकल ये पाणिनि से
पूर्ववर्ती आचार हैं, लेकिन वैयाकरण है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये भी वैयाकरण है, और भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट और कैयट ये भी वैयाकरण है। ये गौतम, जैमिनी और जो कपिल है ये दार्शनिक है। दार्शनिक है, क्या है? हाँ, तो ये तीनों दार्शनिकों का समूह है। बाकी 3, 3, 6, 3, 9 ये 9 वैयाकरण है। तो 9 वैयाकरण है, ये बताना अभीष्ट था। यहाँ बताना ये अभीष्ट था कि ये 9 माने गौतम, जैमिनी, कपिल के अलावा बाकी सब वैयाकरण है, ये बताना आपको अभीष्ट था। और बड़ी बात थी कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के ये ए वाले पहले के हैं और डी वाले बाद के हैं। समझ में आया? और ये है ये नहीं है, ये है ही नहीं, ये तो दार्शनिक हैं। तो गौतम, जैमिनी, कपिल ये दार्शनिक हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के जो पूर्ववर्ती हैं वो पूर्ववर्ती लिखे गए हैं, जो पश्चातवर्ती हैं वो पश्चात में लिखे गए हैं। ये नोट्स भी है आपको, और इसको पढ़ना भी है, समझना भी हो। पूर्ववर्ती परवर्ती पूछ लेगा तो भी आपको इस प्रश्न से सवाल मिल जाएगा। तो मैं बार बार आपको बता दूं कि ये प्रश्न इसलिए तरह से नहीं बनाया गया था कि आपसे बने ही नहीं, बल्कि आप समझिए कि आपके नोट्स देने का एक प्रयास था। लोग कहते हैं ना सर कुछ लिखा दीजिए, कुछ लिखा दीजिए, तो लिखा ना दीजिए, बल्कि आपसे पूछ लीजिए इस 4 विकल्पों के साथ, तो आपको हो जाएगा। और यदि ऐसे ही 10-12 टेस्ट संस्कृत गंगा में होते रहे तो मेरिट 120 के पार जाने वाली। अभी से लिख लो, नोट कर लो। इसलिए कहता हूं कि वीडियो में बोल रहा हूं ताकि आप नोट किए रहें, फिर जब रिजल्ट आएगा तो भी देख लीजिएगा, तो बेहतर होगा कि अब इस बार हम लोग केवल टीजीटी पढ़ा रहे हैं, पीजीटी और यूजीसी पढ़ा भी नहीं रहे। हम लोग का मतलब ये नहीं है, पढ़ने वाले खुद इतने होशियार हो गए हैं, इतने चतुर चालाक हो गए हैं, इतने मेहनती हो गए हैं कि मेरिट को वही लोग ले जाएंगे। हम थोड़ी परीक्षा देने जाएंगे, हम तो सिर्फ अपने शिक्षक धर्म का निर्वहन करेंगे। हम अपने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखेंगे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। लड़के बहुत होशियार हो, लड़के क्या, लड़के के बाप होशियार हैं सब। और इस बार तो भाई साहब लगता है कि मेरिट इधर रुकने वाली नहीं, चूंकि इंटरव्यू भी नहीं है ना, इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में, तो मेरिट ऑलरेडी बढ़ेगी। सर्वप्रथम व्याकरणम किम अस्ति, ये आपको पढ़ना था, 10वां सवाल था। और इस बार जो आपको पेपर में ना ये थोड़ा गोला गोला दिख रहा था, ये काला काला, इसको भी इस बार से एकदम बहुत हल्का कर देंगे, हटा देंगे। जो आपको समस्याएं हो रही वो दूर करेंगे, जो कमियां हमको दिखती हैं वो हर बार हम आपका कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस बार मैं आपको सूचित कर दूं कि 2 बजे पेपर आपका समाप्त हुआ है और 4 बजे तक हम लोग आपकी पूरी कापियां जच गई हैं, सबका रिजल्ट आ चुका है। और ये बड़ी बात है, चूंकि मशीनरी इतना फास्ट है, वरना 3 दिन हम लोग केवल पेपर ही जांचते रहते थे, आपके उत्तर जांचते रहते थे। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि हमारे पढ़ाते पढ़ाते आपका मैं रिजल्ट भी आउट कर दूं। यहाँ पर टॉप 50 लोग बहुत अच्छा नंबर पाए हैं अभी तक, बस वो केवल लिस्टिंग करके आपके पास आ जाएगा। तो सर्वप्रथम व्याकरणम किम, तो सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? ऐन्द्र व्याकरण है, ये भी आपने पढ़ा है और उसी पेज में है कि अगले पेज में है। हाँ, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। ये सवाल आपको 25वें पेज के प्राकथन में ही मिलेगा। अभी 10 सवाल बन गए हैं, पेज नहीं पलटा है, देखिए 25वें से सब बन रहा है। ठीक है, चलिए। तामिल व्याकरण से नामास्ति, तामिल व्याकरण का नाम क्या है? कलाप व्याकरण की, तोलकापियम व्याकरणम की, कातंत्र व्याकरणम की, शाकटायन व्याकरणम। तो ये तोलकापियम व्याकरणम यही नाम था। हाँ, ये भी 25वें पृष्ठ पर ही है। तमिल व्याकरण का नाम क्या है? तोलकापियम। तोलकापियम व्याकरण ये तमिल भाषा का व्याकरण था, तो तोलकापियम व्याकरण कर लेंगे इसको। अब आपको हम ये भी बता दें कि संस्कृत गंगा के द्वारा यह पेपर बनाया गया और आप तक पहुंचाया गया, तो बिना किसी यफ के, कोई क्वेश्चन यफ नहीं हुआ अभी तक, कोई ऐसी गलती भी नहीं हुई, कोई बड़ा मुद्रण दोष भी नहीं मिला। एक जगह बस वही 1, 2, 3, 4 लिखने में थोड़ी संख्यात्मक दोष हुए हैं, बाकी पूरा पेपर पूरी तरह से निर्दुष्ट है, निर्दोष है और संस्कृत में बना हुआ है। और हमारी जो टीम है वो, अब आप इसी से समझ लीजिए, 12 आदित्याः हैं। क्यों ब्रह्मा जी? पहले 11 रुद्र थे, कभी नवग्रह हुआ करते थे, तो अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ठीक है, पर हम यही सोचते हैं कि कहीं दैत्यों का ना यहाँ पर देव दानव दैत्य देवासुर संग्राम ना हो जाए। हाँ, तो साहब भैया जो है दानवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दानवों का। बोले सर एक तरफ हम लोग शुक्राचार्य। तामिल व्याकरण का नाम क्या है? तोलकापियम। चलिए 11 प्रश्न हो गए। 12वां, व्याट वर रुचि, तो 2 लोग होते ना, रुचि शब्द था, इकारांत था, तो जैसे हरि हरि हरिया चलेगा, इसलिए 2 लोगों के आने पर ये द्विवचनांत है। व्याडी और वररुचि जो कात्यायन वाले, वो कस्य व्याकरण संप्रदाय से आस्ताम, ये दोनों किस व्याकरण संप्रदाय के थे? ये आपिशल व्याकरण संप्रदाय के थे कि कास्कृष्ण के, चांद्र व्याकरण के हैं कि ऐन्द्र व्याकरण के ना? तो ये ऐन्द्र व्याकरण के दोनों आचार्य हैं।
व्याधि ने संग्रह नामक एक ग्रंथ लिखा है, और वररुचि यानी कात्यायन आप जानते हैं वार्तिक लिखे। तो व्याधि और वररुचि दो हो गए, तो इसीलिए यहाँ आस्ताम भी द्विवचनांत क्रिया है, और व्याधि वररुचि ये द्विवचनांत, जैसे हरि हरि, मुनि मुनि, ऋषि ऋषि, वैसे व्याधि वररुचि आस्ताम थे कस्य व्याकरण संप्रदाय से, किस व्याकरण संप्रदाय के। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी प्रश्नों को ठीक से समझा होगा, संस्कृत के अर्थ को ठीक से समझा होगा, वो लोग, ये भी 25वें पेज में ही है, बाबूराम सक्सेना का प्राक कथन आप पढ़ते तो प्राक कथन का सबसे नीचे यही लिखा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन था, मेरे ख्याल से इसीलिए 90 के ऊपर सबको जाना चाहिए। मैक्स मूलरानुसारेण, मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि मुने कालहस्ति, पाणिनि मुनि का समय क्या है? मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि मुनि का समय तो क्या लिखेंगे? हाँ, 350 संवत भी लिखा था, यहाँ ईसा पूर्व भी लिखा था, 360 ईसा पूर्व था कि 300, तो ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और अब पन्ना आप पलटेंगे पेज नंबर 26 पर, प्राक कथन यदि पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना का तो पेज नंबर 26 पर ये आपको मिल जाएगा। आगे चलेंगे 14वां, पाणिनि संदर्भे किम उचितम नास्ति। ध्यान रखना, पाणिनि के परिचय के संदर्भ में किम उचितम नास्ति, क्या उचित नहीं। ग्राम उनका शालातुर है कि नहीं, ये उचित है। पूछ रहा है क्या उचित नहीं है। माता उनकी दाक्षी है, ये भी उचित है। गुरु उनके वर्ष या उपवर्ष हैं, ये भी उचित है। पर उनके समकालिक कैयट नहीं है, यही उचित नहीं है। पूछ रहा है किम उचितम नास्ति, तो क्या उचित नहीं। इनके समकालिक, पाणिनि के समकालिक तो ना पतंजलि हैं और ना ही कात्यायन, ये सब बाद के हैं। तो कैयट तो और बाद के हैं। हाँ, पतंजलि के महाभाष्य पर टीका लिखी, तो ये तो पाणिनि से बहुत बाद के हैं। तो यहाँ लिखा है कि क्या पाणिनि के समकालिक हैं, ये नहीं है। इसका मतलब यही वाला पाणिनि के संदर्भ में, पाणिनि के परिचय के संदर्भ में यही वाला गड़बड़ है, बाकी ये तीनों सही है। बताना आपको अभीष्ट था कि गांव शालातुर है, माता दाक्षी है, गुरु उपवर्ष है। ये पूछना था आपसे कि पाणिनि के संदर्भ में आप इतनी जानकारी जानते हैं कि नहीं। तो कोई भी सवाल इस तरह से नहीं बनाया गया था कि भैया केवल सवाल पूछना अभीष्ट है, बल्कि मैं बार बार कह दूं कि आपको जानकारी देना अभीष्ट था, एक तरह से नोट्स देना अभीष्ट था। हर बार पेपर की प्रकृति ऐसी रखी जाती कि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिले, और प्रश्न तो मान लो मिल ही रहा है। और मैं बार बार बता दूं कि इस बार जिन लोगों ने भी कुछ गड़बड़ी कर दी है अपने OMR को भरने में, उनकी कॉपी नहीं जची है दुर्भाग्य से। तो इसका मतलब अभी आप सावधान हो जाइए। अगली बार जब आप 6 महीने बाद या 8 महीने बाद 10 महीने बाद जब भी पेपर हो, असली वाला पेपर आयोग का, तो सेम OMR मिलेगा आपको। बस जहां संस्कृत गंगा लिखा है वहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लिखा होगा, और बाकी कोड भी आपको वही भरना है, आंसर भी उसी तरह से देना है, हस्ताक्षर भी वैसे ही करना है, अंगूठा भी वैसे लगाना है। इसीलिए परीक्षा केंद्र की मुहर तक, अंगूठा तक सब कुछ आपसे करवाया जा रहा है। इसके पीछे का भी रीजन ये है कि हम जब जाते हैं परीक्षा हाल में तो क्या होता है ना, OMR गलत भर देते हैं। चाहे जितना पढ़े तो भैया OMR भरना भी एक पाठ है, एक लेसन है। OMR ठीक से भरा जाए, क्योंकि 5 से 10 नंबर की गलती हम OMR भरने में कर देते हैं। शायद आपका भी यही अनुभव होगा, खासकर जो लोग 13-16 के परीक्षार्थी होंगे, 13 में भी दिए हैं, 16 में भी, चूंकि आज टेस्ट पेपर